अब हम बात करेंगे वेक्टर्स। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसी को हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, राइट? ये जो हम रूल्स पढ़ेंगे या लॉज पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, दिस इज द वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब है ड्रॉ करके। तो ड्रॉ करने के लिए जब हम वेक्टर है उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर, और इसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। एंड किसी भी वेक्टर को जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वेक्टर। तो अगर आपने एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो छोटे मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को आप छोटा बनाओगे, लाइक दिस। तो दिस हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, एंड दिस हैज मोर मैग्नीट्यूड। या फिर लार्ज मैग्नीट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मैथमेटिकली। यानी कि जब हम वेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे उसकी बात हो रही है। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का एक ही तरीका है। उसका जो मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम सिंबल लिखेंगे। जैसे वेलोसिटी है उसका सिंबल v होता है, तो उसका सिंबल लिखेंगे और उसके ऊपर हम एक एरो डाल देंगे। एरो डालने का मतलब है ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। ठीक है। ये a जो है उसका फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल लिख के हमने उसके ऊपर एरो डाल दिया, तो ये आपका a वेक्टर हो गया। ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे a वेक्टर है उसका डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, किधर किसी भी डायरेक्शन में हो, जो सिंबल है, ये जो सिंबल है वेक्टर का, उसमें आप ये वाला एरो ऐसे ही रखोगे, क्योंकि ये जो एरो है ना ये हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा है वेक्टर की। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सिंबल है ये। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, भले ही वेक्टर का डायरेक्शन कोई भी हो, ये सेम रहेगा। ठीक है। तो अच्छा, एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है इसको जब आप मैथमेटिकली लिखोगे, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। so this represents मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो इधर हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जब भी हम किसी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं, इसको हम ए कैप भी बोलते हैं, ए कैप, है ना? तो ये जो कैप वाला वेक्टर है, ए कैप, है ना, ये हमें क्या बताता है? ये हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ठीक है। और इसका एक और नाम है यूनिट वेक्टर। इसका नाम यूनिट वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्शन तो बताता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा। तो किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर ऐसे कैप लगी हुई है तो आप मान के चलिए कि वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा।
ठीक है, तो ये आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। सर एक कैप वाला भी लिखना है? हाँ, ये सारा ही लिखना है। ओके सर। सर डन। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना? तो किस किस टाइप के होते हैं? सबसे पहला है नेगेटिव वेक्टर। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये जो वेक्टर है ये किसी एक वेक्टर का, गिवन वेक्टर का नेगेटिव होगा, यानी कि अ वेक्टर व्हिच इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू अ गिवन वेक्टर। ये जो माइनस ए वेक्टर, इट इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या है? मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा और डायरेक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगी। सेकंड है पैरेलल वेक्टर, नहीं, सेकंड है नल वेक्टर। सेकंड इज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो फिजिक्स में या मैथ्स में नल का मतलब होता है जीरो। जीरो वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, ये तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, बट डायरेक्शन हमें नहीं पता है, डायरेक्शन इज अननोन। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जो जीरो वेक्टर है, जब इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसका काम क्या है? क्योंकि वैल्यू तो है ही नहीं इसके पास, मतलब वैल्यू है नहीं इसके पास और डायरेक्शन में पता नहीं है, तो फिर इसका यूज क्या है ना? तो इसका यूज क्या है, देखो, जैसे सपोज ए वेक्टर है, इसके साथ आपने माइनस ए वेक्टर ऐड कर दिया, तो मेरे का क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? एनी आइडिया?
अगर हम ए वेक्टर के साथ माइनस ए वेक्टर जोड़ दें, क्या आंसर आना चाहिए? सर 0 होना चाहिए। देखो कोई भी वेक्टर जो है, ठीक है, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे किसी और वेक्टर में, है ना, तो एक स्केलर नंबर कैसे आ सकता है? समझ रहे हो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यही है कि ये जो ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर है, जब हमने इनको ऐड किया, ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर जोड़ा, तो ये दोनों तो वेक्टर है। किसी दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे एक वेक्टर ही तो आना चाहिए ना, स्केलर नहीं आ सकता। तो इसलिए आप यहाँ पर जीरो नहीं लिख सकते, आपको जीरो वेक्टर लिखना। तो ये जीरो वेक्टर जो है, इसका क्या हम काम क्या है? टू सेटिस्फाई मैथमेटिकल लॉज और कंडीशन। ए वेक्टर और माइनस वेक्टर को जोड़ने पर आप जीरो नहीं लिख सकते, आपको जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेगा, अगर वो दोनों इक्वल अपोजिट है, तो वहां पर जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। हाँ जी, हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है। थर्ड टाइप है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स जो है, नाम से हमें पता लग रहा है, जो जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन इक्वल होगी उनको हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। दोनों वेक्टर की अगर डायरेक्शन सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, क्योंकि ए कैप का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी कैप का मतलब है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो दोनों पैरेलल हैं, तो डायरेक्शन सेम है, हमने ए कैप इज इक्वल टू बी कैप कर दिया। इसके बाद फोर्थ वाला है, नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल वेक्टर।
एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो हैं, इसके नाम से समझ में आ रहा है, एंटी ऑफ पैरेलल, यानी कि पैरेलल का एंटी मतलब पैरेलल का उल्टा, है ना। तो पैरेलल वेक्टर जो है वो हमने ऊपर ड्रॉ कर रखे हैं, तो एंटी का मतलब होगा कि वो जस्ट अपोजिट है उसके। So two vectors having opposite direction can be treated as anti-parallel vectors. ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है। तुम बोलेंगे A वेक्टर इज एंटी-पैरेलल ऑफ B वेक्टर, या फिर B वेक्टर इज एंटी-पैरेलल ऑफ A वेक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं। और हम फिर ये भी कह सकते हैं कि जो A कैप है इज नेगेटिव ऑफ B कैप, राइट। A कैप इज नेगेटिव ऑफ B कैप। तो दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें ये बात ध्यान रखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि दोनों वेक्टर जो है वो इक्वल हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो अपोजिट होने चाहिए, ठीक है, तो वो एंटी पैरेलल कहलाएंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, इसमें क्या डिफरेंस है? एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन एंटी पैरेलल में नहीं होता है। राइट, वेरी गुड। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन एंटी पैरेलल में कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स lying vectors lying in same plane are coplanar vectors. Vectors lying in same plane are coplanar vectors। अब इसका मतलब क्या है? जैसे आपको जो स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, इसी स्क्रीन में अगर मैं कुछ वेक्टर्स रख दूं, मतलब स्क्रीन जो है वो एक प्लेन सरफेस है, इसी स्क्रीन पर आपके पास दो तीन वेक्टर्स हमने रख दिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये स्क्रीन मतलब सी वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ऑल लाई इन plane of screen or plane of paper, है? They are coplanar vectors। ठीक है, तो जो हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसी स्क्रीन में ही तीन वेक्टर जो है वो रखे हुए हैं। तो हम उस पूरे प्लेन में सारे वेक्टर अगर हैं, तो उन सभी वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कोप्लेनर वेक्टर का। तो देखिए, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और ये एक तीसरा वेक्टर है। जस्ट 1 मिनट। तो ये हमारे पास दो वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है। तो आप देख सकते हो ये तीनों एक प्लेन में है। अब देख लो, दे ऑल आर इन सेम यस प्लेन। सर। अगर इनमें से कोई भी एक ऐसे बाहर हो जाए, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तो अब कोप्लेनर हैं, ये एक ही प्लेन में, बट ये प्लेन से बाहर हो गया, तो दिस वेक्टर इज नॉट कोप्लेनर टू दीज वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर का मतलब यही है कि जितने भी वेक्टर आएगा सारे एक ही प्लेन में, तो सबको कोप्लेनर बोल देंगे। और अगर उनमें से कुछ एक आध प्लेन में नहीं है, तो हम ये बोलेंगे भाई वो जो दोनों वेक्टर्स हैं, मतलब या जो आउट ऑफ प्लेन है, दे आर नॉट कोप्लेनर, बाकी सब कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर इसके बाद ये आप नोट डाउन कर लीजिए, हाँ, पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और चीज भी लिख देता हूँ, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब है अगर एक ही लाइन में वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो वेक्टर्स lying in same plane, or sorry, same line, in same line are collinear vectors, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, आई एम जस्ट कमिंग बैक इन 1 मिनट। आपका नोट डाउन हो गया? यस सर, बताओ। एक कोलिनियर वेक्टर्स हो गया हमारा। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर जो है, अगर हम इसको लिख रहे हैं लाइक दिस एंड दिस, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। तो कई बार क्वेश्चंस में हमें बोला जाता है कि जो यूनिट वेक्टर है इसको कैलकुलेट करके बताओ। तो जो ए कैप है इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना होगा? तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें, है ना, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन इट गिव्स यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर
और यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये चीज़ इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। बाकी एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेशन होगी वो हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तब देखेंगे। और एक चीज़ और है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो एक तो ये तरीका है कि हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, उसके साइड में दो लाइंस लगा दी, ऐसे एक तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम किसी वेक्टर को, उसके सिंबल को अगर हम थोड़ा सा बोल्ड कर दें, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, लेकिन ना जब ये अभी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में, है ना, हम किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसको जब हम लिखते हैं तो उसको हम ऐसे बोल्ड नहीं करेंगे बार बार। तो आप ये याद रखिए, अगर ये एक वेक्टर है एंड इट इज रिटन विदाउट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ, रिटन विदाउट एरो, देन इट्स रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल भाषा में कहें तो अगर हमने किसी वेक्टर को बिना एरो के लिख दिया है तो इसका मतलब हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। जस्ट 1 मिनट। मी का नोट डाउन करके देन यू कैन लीव। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, जरा चेक करिए सभी बच्चे, मतलब पाथ आप चेक करके बताइए। So last we did the equilibrium of vector